तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि आदमी के प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में किसी से भी प्यार हो जाए। अब ये लाइन, ये शब्द जब मूवीज़ के माध्यम से हम लोगों के कानों में पड़े तो कहीं ना कहीं इन सब शब्दों ने और ऐसे लाइन्स ने हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन के दिमाग में एक जहर घोल दिया। लोग तरह तरह से प्यार करने लगे। अब ये भी जब हो गया कि उम्र का कोई पायदान नहीं होगा, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है, तो फिर 60 साल के 70 साल के बुज़ुर्गों को भी प्यार होने लगा। अब देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, किसी का कुछ नुकसान भी नहीं है। लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा जो समाज है, जहाँ पे एक गांव में शादी होती है, किसी घर में शादी होती है, तो उस घर के आदमियों को तो छोड़िए, आसपास के लोग जो होते हैं, किसी के पड़ोस में शादी है या फिर किसी के मोहल्ले में शादी है, किसी के गांव तक में अगर शादी है, तो अपने तमाम ज़रूरी कामों को छोड़ के सुबह से उस शादी में लगा रहता है। खाना बना या नहीं बना, खासकर मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो जिसके घर में शादी होती है उसे शायद पता भी नहीं होता कि खाने की क्या स्थिति है। गाँव वाले तमाम लोग देख लेते हैं। जब बारात आती है तो जहाँ पर बारात रुकती है वहाँ पर गाँव के लड़के खड़े रहते हैं खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। वो भी ऐसे ऐसे लड़के जो शायद अपने घर में कभी एक गिलास पानी भी ना लें। तो ऐसे माहौल में इतना फ्रीडम, प्यार की कोई उम्र ना होना, किसी से भी प्यार हो जाना, लोक लाज का कोई डर ना होना, शायद हमारे हिंदुस्तान के कल्चर और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं है। और फिर जब लोग ऐसे काम करते हैं तो उनका खामियाजा जो निकल के सामने आता है वो वास्तव में बेहद खौफनाक और बेहद विभत्स होता है। और ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, ये आज आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है टीकमगढ़, काफ़ी मशहूर है ये जगह। और इसी टीकमगढ़ में एक थाना लगता है, पलेरा थाना। और ये पलेरा थाना में एक गांव है जिसका नाम रसीला खिरक गांव। और मैं बात कर रहा हूँ पिछले महीने की, यानी जो भी अप्रैल भी था। दरअसल इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, ठीक ठाक पैसा था। परिवार में ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। कोई एक आध शख्स जो था वो बाहर रह के कमाता था। उसी पैसे से फिर पूरे परिवार का खर्च चलता। थोड़ी बहुत खेती वगैरह थे, उससे परिवार वाले अपनी रोजी रोटी का संसाधन भी जुटवा रहे थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। परिवार में एक लड़की भी थी। अब लड़की की जो आइडेंटिटी है, कायदे से मैं आपको वो तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन एक काल्पनिक नाम अगर आप मान लें तो दिव्या नाम आप मान सकते हैं। अब दिव्या को परिवार वालों ने पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद के साथ कि शायद ज़िंदगी में अगर ये कुछ कर लेगी तो जो गरीबी, जो मुफलिसी हम लोग झेल रहे हैं, शायद वो चीज़ें दिव्या को ना झेलनी पड़े। उसे अच्छी से अच्छी ट्यूशन के लिए भेजा, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल के लिए भेजा, तमाम चीज़ें उसको करते गए। दिव्या भी उम्र के साथ बड़ी होती गई और फाइनली अप्रैल महीने में वो 17 साल की हो गई। अभी ये जो 2024 का अप्रैल भी था। अब 17 साल की उम्र, इस बार उसे 12th का एग्ज़ाम देना था। तैयारियां जोरों पे थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक से 29 अप्रैल की बात है। हर बार की तरह 28 तारीख को पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद सोता है, सोने के बाद फिर सुबह होती है। अब महिलाएं थोड़ा जल्दी उठती हैं, 5 बजे। 5 बजने के बाद अब फिर घर की साफ़ सफाई करती हैं। साफ़ सफाई करने के बाद फिर धीरे धीरे सूर्योदय होता है। अब जब सूर्योदय होता है तो बाकी परिवार भी अपने अपने बिस्तर से अलग होता है, ब्रश मंजन करके चाय वगैरह के चक्कर में। लेकिन अब पूरा परिवार तो उठ गया, लेकिन दिव्या जो थी वो नहीं उठती। अब दिव्या उठी नहीं, माँ जाती है जगाने के लिए, थोड़ा नाराज़ भी होती है। नाराज़ होकर जब बिस्तर के पास जाती है तो देखती है कि दिव्या बिस्तर पे है नहीं। अब दिव्या बिस्तर पे मिली नहीं तो माँ थोड़ा परेशान, उसे लगा कि शायद बाहर वगैरह गई होगी। इंतज़ार किया। अब सुबह हो गई। सुबह होने के बाद अब परिवार वाले जो ये मान रहे थे कि शायद बाहर गई है, 1 घंटे गुजर गए, जब वो आई नहीं तब थोड़ा सा परेशान उसे फ़ोन किया, क्योंकि दिव्या के पास एक फ़ोन था। अब जब फ़ोन किया और दिव्या का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा तब परिवार वाले थोड़ा परेशान। उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, ढूंढते हैं। उसके बाद उन्होंने ढूंढने का फ़ैसला किया। आसपास के इलाकों में, खेत खलियान के पास, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी वहाँ पे, गांव में उसकी जो फ्रेंड्स थी वहाँ पे,
लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि दिव्या को पूरा परिवार चाहे जहाँ ढूंढ रहा था, चाहे किसी खेत के पास, चाहे बाग में, चाहे किसी फ्रेंड के पास, लेकिन दिव्या का कुछ अता पता लगा नहीं। अता पता लगा नहीं, परिवार वाले परेशान, उसको ढूंढें तो ढूंढें कहाँ, फ़ोन लग नहीं रहा। माँ अलग दुखी, फादर अलग परेशान, गांव वाले अब अलग खोज रहे हैं। इसी दौरान गांव से ही एक खबर आती है। खबर बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल गांव से बाहर एक लाश मिली थी और लाश एक लड़की की थी। अब जैसे ही लाश मिलने की सूचना परिवार वालों तक पहुंची, परिवार वाले बेचारे भागे भागे वहां तक गए। जाने के बाद जब देखने के बाद पता चला ये लाश किसी और की नहीं, दिव्या की है। परिवार वाले एकदम बदहवास उस लड़की को पकड़ के रोने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है। आने के बाद बॉडी को अपने कब्ज़े में ले लेती है। अब बॉडी कब्ज़े में लेती है, लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, इधर परिवार वाले तरह तरह की बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक बेहद हैरान करने वाली बात, जो परिवार वाले भी परेशान थे, आसपास के लोग परेशान थे, कि लड़की 17 साल की। ऐसा भी नहीं था कि कोई उम्र ज़्यादा हो गई थी या फिर कोई दिक्कत थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लड़की खा पी के अपने घर में आराम से सोई थी। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर वो लड़की वहाँ पे गई कैसे, और गई तो उसके साथ किसने क्या कर दिया। अब ये 3 सवाल ऐसे थे जो आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे थे, परिवार वालों को भी परेशान कर रहे थे और पुलिस वालों को भी परेशान कर रहे थे। बहरहाल लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जैसी रिपोर्ट आई पूरे परिवार के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दरअसल उस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की का कत्ल हुआ है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं या कोई स्नैक बाइट नहीं है, बल्कि किसी ने पहले इस लड़की को पीटा है और पीटने के बाद इस लड़की को गला घोंट के मार दिया। अब एक लड़की जो अपने घर में आराम से खाना खा के सोती है, 17 साल की उम्र थी, सोने के बाद अचानक से कहीं चली जाती है और कुछ दूर बाद उसकी फिर लाश मिलती है। अब अपने आप में एक अजीब पहेली थी। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। अब ये लाइन जब परिवार वालों से पूछा गया तो परिवार वाले कहते हैं कि साहब अब मेरी बिटिया महज 16-17 साल की है, हम किस पे क्या डाउट कर लें। अब इसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ हुई कि क्या आप कुछ बता सकते हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि बिटिया जो थी बेहद होनहार थी, किसी से इसकी ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, ना ही ऐसा कोई मामला है, तो फिर कौन मारेगा। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी कभी किसी से दुश्मनी रही है। अभी ये लाइन जब परिवार वालों ने सुनी तो फिर परिवार वालों ने मना किया, कहा कि नहीं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। तमाम तरीके से जांच पड़ताल होती रही, तमाम तरीके से तफ्तीश होती रही, पुलिस वाले पूछताछ करते रहे, ना कहीं कोई सबूत हाथ लगा, ना कोई सुराग हाथ लगा। इस लड़की के कत्ल की जो गुत्थी थी उलझती चली गई। वक्त गुजरता रहा, एक एक दिन निकलता चला गया। इसी दौरान अब इस घटना के बारे में वहाँ के जो एसपी साहब थे उनको भी जानकारी मिली। वो भी परेशान कि आखिर एक 17 साल की लड़की का कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद लाश कहीं और मिलती है, लड़की घर में थी कहीं और पाई गई, न किसी से कोई दुश्मनी, न किसी से कोई रंजिश। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला दुश्मनी में नहीं बल्कि प्यार में हुआ हो। अब पुलिस वालों का दिमाग जब इस एंगल पे गया तब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस लड़की की थोड़ी सी कॉल डिटेल निकालते हैं और हो सकता है यहाँ से कुछ मिल जाए, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी खंगालते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की की कॉल डिटेल भी निकालते हैं और इस लड़की का बैकग्राउंड भी खंगालते हैं। अब जब कॉल डिटेल इस लड़की की निकाली गई और जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो एक नाम निकल के सामने आया, और ये नाम था अवध प्रसाद नाम के शख्स का। अब पुलिस वालों ने अवध प्रसाद के बारे में पता करना शुरू किया कि भैया ये अवध प्रसाद कौन है। जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि अवध प्रसाद एक 34 से 35 साल का लड़का है और इसी गांव का है, कहीं बाहर का नहीं है। और जो ये अवध प्रसाद है, इस अवध प्रसाद से इस लड़की का कभी कोई संबंध या फिर कोई अफेयर भी रहा है। अब ये 2 चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली तो पहले तो पुलिस वाले हैरान, एक 17 साल की लड़की का 35 साल के लड़के से अफेयर कैसे है। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर अफेयर है तो फिर मामला क्या है। बहरहाल पुलिस वाले परेशान, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, एक बार अवध प्रसाद को उठाते हैं और उठाने के बाद अवध प्रसाद से पूछताछ कर लेते हैं
क्योंकि बिना पूछताछ किए शायद अब बात कुछ बनेगी नहीं। उसके बाद पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद अवध प्रसाद को उठा लेते हैं और उठाने के बाद पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? अवध प्रसाद कहता है कि हाँ साहब, जानता हूँ। इसके बाद इससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या इस लड़की को तुमने फ़ोन किया था? अवध प्रसाद ने कहा कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था, चूँकि मेरी बातचीत इस लड़की से होती थी। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं और देखते हैं कि अवध प्रसाद तमाम चीज़ें एकदम सच बता रहा, इन्हें लगा कि महज फ़ोन करने से तो हम इसको कह भी नहीं सकते कि तुमने कुछ किया। कई बार ऐसा होता है कि अक्सर लड़के लड़कियां रात में बात करते हैं, ऐसा ही कुछ रहा होगा। लेकिन अब कोई सबूत, कोई सुराग किसी और के खिलाफ था नहीं। डाउट भी था, लेकिन अवध प्रसाद के जवाबों के बाद लग भी नहीं रहा था कि अवध प्रसाद कुछ कर भी सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर हम दोनों के लोकेशन को चेक करें रात में कि दोनों की लास्ट लोकेशन कहाँ थी, तो अगर दोनों की लास्ट लोकेशन अगर एक होगी तब तो अवध प्रसाद ने कुछ किया है, अगर एक नहीं होगी तो फिर उसने कुछ नहीं किया है। इसके बाद डीएसपी साहब ने एक साइबर टीम बैठाई और दोनों की लास्ट लोकेशन को चेक किया। अब जैसे ही दोनों की लास्ट लोकेशन को चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि हाँ, दोनों की जो लास्ट लोकेशन थी उसी जगह पे थी जहाँ इस लड़की की लाश मिली थी। फिर क्या था, पुलिस वालों को और कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अब इनसे थोड़ा पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अवध प्रसाद से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं और जब पूछताछ करते हैं तो यहीं से कहानी फिर पहुंच जाती है काफ़ी पहले और एक ऐसी खौफनाक कहानी निकल के सामने आती है जो वास्तव में हैरान करने वाली थी, जो वास्तव में परेशान करने वाली थी। दरअसल बात साल 2021 के आसपास की है। अवध प्रसाद ऐसे ही अपने गांव में घूम रहा था और ये जो लड़की थी दिव्या, ये भी अपने गांव में घूम रही थी। लड़की छोटी थी, बामुश्किल 8 या 9th में रही होगी। इसी दौरान अवध प्रसाद उसको देखता है। उस टाइम अवध की भी उम्र लगभग 30 साल थी, लड़की बामुश्किल 14 से 15 साल की थी। शायद नई नई उम्र पे उसने कदम रखा था। तमाम चीज़ें जो उसने मूवीज़ में देखी थी, तमाम चीज़ें जो रील्स के माध्यम से देखती थी, उसको लेके मन में एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी थी। तो जब अवध प्रसाद को वो देखती है, अवध प्रसाद उसे देखता है तो सामने से अप्रोच करता है और अपना नंबर दे देता है और कहता है कि कभी फुर्सत मिले तो फ़ोन करना, तुमसे बात करूँगा। अब एक नई उम्र लड़की को नंबर मिला, उसे लगा कि चलो बात करके देखते हैं। उसने गलती से फ़ोन कर दिया। एक बार फ़ोन किया, अवध प्रसाद ने बातचीत शुरू की। उसके बाद दोनों की बातचीत एक दूसरे को जमने लगी। अब दोनों ने फैसला किया कि एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत आगे बढ़ी। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे। हालांकि जस्ट दुगने की उम्र का अंतर था। अगर लड़की 17 की थी तो वो 34-35 का था, जब वो 15 की थी तब वो 30 का था। लेकिन फिर भी इस बात से कोई मतलब नहीं था। लगातार दोनों बातचीत करते रहे, एक दूसरे से अब मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। अब इसी दौरान जब लड़की इस लड़के से मिल रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, तब इस लड़की के दिमाग में आता है कि अगर मैं एक लड़के से बात करती हूँ तो ठीक है, अगर और भी मेरे दोस्त यार बन जाए तो और बढ़िया रहेगा। तमाम लोगों से बातचीत होगी, मैं कभी बोर नहीं होंगी। इसी के साथ फिर इस लड़की ने यानी दिव्या ने सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से दोस्ती की। अब और लोगों से दोस्ती की, उनसे बातचीत करनी शुरू की। तो अब दोस्ती और बातचीत का नुकसान या फिर खामियाजा ये होगा कि जो अवध प्रसाद पहले 2-4 घंटे रात में बात करता था, एक दूसरे से फ़ोन पे ही सो जाते थे, वो चीज़ें अब होने नहीं वाली थी। क्योंकि अब समय सेम है, घर के काम करने के बाद लड़की बात करती, तो अवध प्रसाद अब इग्नोर होने लगा। अब अवध प्रसाद जब इग्नोर होने लगा तो फिर उसने रीज़न पता करना शुरू किया। तब उसे पता चला कि और भी लड़के हैं। इसके बाद उसने और डिटेल निकाली। तो जब डिटेल निकाली तो पता चला कि गांव का एक लड़का और उससे बात करने लगा है। अब ये चीज़ें अवध प्रसाद को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि अब इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद उसने 28 तारीख को फ़ोन किया और कहा कि मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा और आ जाओ। अब अक्सर ऐसा कई बार हुआ था कि जब ये बुलाए रात में तो आ जाती थी घर वालों के सोने के बाद। लड़की को भी लगा कि चलो ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी चलना है। इसके बाद दिव्या सोने के बाद सबके चली जाती है अवध प्रसाद से मिलने। वहाँ पे जब मिलने जाती है तो अवध प्रसाद न किसी रोमांस के मूड में था, ना ही टाइम स्पेंड करने के मूड में था, बल्कि वो महज ये जानना चाहता था कि ये लड़के कौन हैं और इनको ये ब्लॉक करेगी या नहीं। अब इसी बात को लेकर अवध प्रसाद उस लड़की यानी दिव्या से झगड़ा करना शुरू करता है और कहता है कि सबको ब्लॉक करो। और लड़की कहती है कि मेरी ज़िंदगी, कौन सा तुम्हें मुझसे शादी करनी है,
जब तक बातचीत हो रही तब तक बातचीत करो, बाकी मैं तुमसे शादी वगैरह तो करूँगी नहीं, तो इतना मेरे पीछे मत परेशान रहो। इसी बात को सुनते ही और प्रसाद अब गुस्से में तिमतिमा के लाल हो जाता है और एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही और प्रसाद थप्पड़ मारता है, लड़की भी गाली देती है, पलट के वो भी मारती है। इसी दौरान और प्रसाद अब काफ़ी गुस्से में होता है। गुस्से में होने के बाद लड़की को पीटना शुरू करता है और पीटते पीटते अपना आपा इस कदर खो देता है कि कब उसका हाथ इस लड़की की गर्दन पे पहुंच गया, कब उसने गर्दन दबाना शुरू कर दिया, शायद उस गुस्से में अवध को भी पता नहीं चला। काफ़ी देर तक लड़की छटपटाती रही, बचने की गुहार लगाती रही, हाथ पांव मारती रही, लेकिन अंत में फिर और प्रसाद हावी पड़ जाता है, उस लड़की का गला दबा देता है, लड़की की मौत हो जाती है। अब जैसे ही लड़की की मौत हुई, अब उसे लगा ये तो गलती हो गई। फ़ौरन उस लड़की के फ़ोन को स्विच ऑफ करता है। स्विच ऑफ करने के बाद फ़ोन लेके भागता है और वहाँ से 9-11 होके चुपचाप अपने घर पे आता है और आने के बाद सो जाता है और सुबह सुबह ऐसा नाटक करता जैसे इसे कुछ पता ही नहीं था। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज हमारे दिमाग में जो ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी से भी हो जाता है और किसी से भी हो जाना चाहिए। जहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का हो, जहाँ सवाल आपके भविष्य का हो, तो शायद आपको थोड़ा सा देख के समझ के अपने फ्यूचर के हिसाब से करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मेरे फ्यूचर में मेरे लिए सही रहेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं रहेंगी। जो लोग देख लेते हैं शायद उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बढ़िया चलती है, जो नहीं देखते हैं उनकी ज़िंदगी फिर कभी इस लड़की जैसी होती है, कभी बाकी कहानियाँ जैसी होती है जो मैं सुना देता हूँ अक्सर। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। और शायद कुछ कैमरे में दिक्कत भी मुझे आज लग रही है, इस वजह से आगे कोई बात नहीं करूँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी और शायद कल आप लोगों से लाइव बातचीत भी हो। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।